Good evening, dear students. Let us discuss about AC circuit with inductance only. In this video, I will discuss if there is inductance only in the circuit, then how it behaves, what is the value of current, what is the value of power factor, what is the value of power, and we will draw power curve, wave diagram, फेज़र डायग्राम, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सर्किट के जो तीन एलिमेंट हैं आर, एल और सी, इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस ओनली, केवल रेजिस्टेंस होता है तो कैसे सर्किट बिहेव करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज डिस्कस करेंगे केवल इंडक्टेंस हो, देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो कैपेसिटेंस। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सर्किट्स आर कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, अधिकांश सर्किट इन तीनों का कम्बिनेशन होते हैं, लेकिन इनका सेपरेट बिहेवियर अगर आपको मालूम होगा तो आप पूरे इनका कम्बिनेशन की एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टेंस हो, देयर इज ओनली इंडक्टेंस, नो रेजिस्टेंस एंड नो कैपेसिटेंस, देयर इज ओनली इंडक्टेंस। तो ऐसा सर्किट कहलाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट या सर्किट विथ इंडक्टेंस ओनली। ऐसे सर्किट को डिनोट करते हैं ऐसे, जिसमें यल शो करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ये यल। ये वोल्टेज अप्लाई किया है एसी वोल्टेज, यहाँ पे हमने ये वोल्टेज दी है एसी। ये इंडक्टेंस कहाँ पैदा होता है, हम अधिकांश मशीनें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या बहुत सी अन्य मशीनें, उनमें वाइंडिंग होती है, देयर इज वाइंडिंग जो होती है वो इस तरह की होती है, कापर की या एल्युमिनियम की कॉइल होती है। कॉइल में जब करंट का प्रवाह होता है तो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कॉइल में जब करंट फ्लो करती है, व्हेन देयर इज़ करंट इन द कॉइल देयर इज़ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये आपको हम बता चुके हैं कई बार, क्यों प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं। जब इस करंट के मान में परिवर्तन होता है, इस करंट के मान में परिवर्तन होता है, कुंडली से बहने वाली करंट में परिवर्तन होता है, तो कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके मान में भी परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, डीसी लगा करके, रियोस्टेट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये एसी में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही चेंज होता रहता है, बिकॉज वोल्टेज जो होता है ऐसे चेंज होता रहता है साइनोसाइडल। तो करंट का मान परिवर्तित होता रहता है तो फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता रहता है। तो कॉइल में फ्लक्स परिवर्तित होने से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से कॉइल के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी को हम लोगों ने बोला था। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका विरोध करता है, धारा के मान में परिवर्तन का। अकॉर्डिंग टू लेंस के नियम से ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं स्वप्रेरकता। तो ये जो स्वप्रेरकता है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये क्यों आती है, इसी वजह से आती है, बिकॉज देयर इज चेंजिंग करंट इज चेंजिंग, so there is change in the flux, so there is induced EMF, and that induced EMF opposes the any change in the current, so that is called self inductance। तो ये प्योर इंडक्टेंस या शुद्ध इंडक्टर या इंडक्टेंस ओनली ऐसा कब होता है, जब सर्किट में केवल इंडक्टेंस हो, नो रेजिस्टेंस, नो कैपेसिटेंस। बट ऐसा रियली में इन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हम लोग कॉइल बनाते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर का बनाते हैं, तो उसमें इंडक्टेंस पैदा होता है। तो इंडक्टेंस तो पैदा होता है, लेकिन कॉइल या कॉपर या एल्युमिनियम का होगा तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन अगर यल का मान बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, इफ़ इट इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू रेजिस्टेंस, देन वी कॉल इट प्योर इंडक्टेंस। ऐसे सर्किट को प्योर इंडक्टिव सर्किट कह सकते हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू जो है उसके कॉइल के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मान कितना होता है हम बता चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है n स्क्वायर अपान एस। एन क्या है, फेरों की संख्या। तो फेरो अगर बहुत ज़्यादा संख्या में हो, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसा इंडक्टर जो होता है उसमें बहुत फेरे होते हैं, और ये रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक पाथ का जो है ये। तो रिलक्टेंस कम होना चाहिए। तो रिलक्टेंस कम तब होता है जब यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी का कोर मटेरियल लगाते हैं। तो एयर कोर्ड कॉइल में इंडक्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो जो प्योर इंडक्टर होते हैं वहाँ कोर ज़रूर होता है, कोर मटेरियल इज नेसेसरी। एयर में नहीं हो सकता है बहुत हाई इंडक्टेंस वैल्यू, क्योंकि एयर में उतना ज़्यादा इंडक्टेंस पैदा ही नहीं हो सकता है। सो वी प्रोवाइड हियर कोर। तो इससे रिलक्टेंस कम हो जाता है, रिलक्टेंस कम होने से इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा रखते हैं।
ये तो एक तो इंडक्टेंस बढ़ाने का तरीका है। दूसरा, हम रजिस्टेंस बहुत कम करने का प्रयास करते हैं। रजिस्टेंस कम कैसे होता है? रजिस्टेंस कम ऐसे होता है जब आप इसका एरिया ज़्यादा कर दें। एरिया इज मोर, क्योंकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया इज मोर रजिस्टेंस इज लेस। तो बहुत मोटे तार का थिक वायर बनाते हैं, मोटे तार का, कापर का जनरली बनाते हैं वाइंडिंग। बहुत मोटे तार का, बहुत मोटा तार होगा तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। सो देयर इज रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन कंपेयर टू इंडक्टेंस, देन वी कॉल इट आइडियल और प्योर इंडक्टर। तो ऐसा हम बनाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, बहुत बड़े साइज की, जिनमें इंडक्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उनको हम मान सकते हैं कि वो प्योर इंडक्टर के पास हैं, दे आर क्लोज टू प्योर इंडक्टेंस। तो ऐसा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बट हम उसके क्लोज मान सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इसकी एनालिसिस चलिए करते हैं। वोल्टेज हमने दिया, क्या दिया है? V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t दिया है यहाँ पे। ये वोल्टेज देखिए साइनोसाइडल वोल्टेज है, इसका मान चेंज हो रहा है, इट्स वैल्यू इज चेंजिंग। इससे क्या होगा? इसमें करंट प्रवाहित होगी, उस करंट का मान भी चेंज होगा हर समय। ये कैपिटल लेटर में अगर करंट लिखी है सो इट इज़ RMS वैल्यू, ये RMS वैल्यू है। यहाँ पे स्मॉल लेटर में करंट लिखेंगे बिकॉज दिस स्मॉल लेटर करंट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान होता है वो। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया तो करंट का मान परिवर्तित होगा, उससे जो फ्लक्स पैदा होगा उसका मान परिवर्तित होगा। कहाँ फ्लक्स पैदा होगा? यहाँ पे, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ ये फ्लक्स पैदा हुआ, इसका मान परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि करंट का मान परिवर्तित हो रहा है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इस कुंडली के सिरों के बीच में EMF इंड्यूस हो जाएगा। फैराडे के नियम से कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा? EMF जो इंड्यूस होगा उसका मान होगा L इंटू DI/dt। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। DI/dt क्या है? करंट में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये EMF जो यहाँ पे इंड्यूस होगा ये इसके बराबर होगा अप्लाइड वोल्टेज के। क्यों? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जो पूरा है यहाँ पे, ये अपीयर होगा यहाँ, और कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है। देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, देयर इज़ नो कैपेसिटेंस, सो इंटायर वोल्टेज वी हैव अप्लाइड हियर, दिस अपीयर्स अक्रॉस दिस। यहाँ पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? ये वोल्टेज बराबर होगा इसके। सो E इक्वल टू किसके होगा बराबर? ये V के। और V का मान कितना है? VM साइन ओमेगा t। तो ये लिख दीजिए यहाँ पे, दिस इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। सो इसको सॉल्व कर लीजिए और I का मान निकाल लीजिए। तो I का मान आ जाएगा, तो उसमें समीकरण में पता चल जाएगा कि वोल्टेज करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। जैसे कि हमने वोल्टेज क्या अप्लाई किया है? V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, ये अप्लाई किया है। तो करंट निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके। कैसे करंट निकलेगा? इसको dt को इधर ले जाइए और L को इधर लाइए, तो DI इक्वल टू हो जाएगा VM/L इंटू साइन ओमेगा t इंटू dt। दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू VM/L, VM/L ये इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ये इसको माइनस कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू VM/L। माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये इस तरह से लिख सकते हैं इस करंट को। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इसका मान इतना होगा। सो करंट का मान क्या आया? देखिए करंट का मान क्या आया है? I इक्वल टू VM/L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये आया। अब इस करंट का मान देखिए चेंज हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग। इसका मान मैक्सिमम कितना होगा? इसका मान मैक्सिमम होगा, उसको हम IM से डिनोट कर रहे हैं। इसका मैक्सिमम मान होगा VM/L होगा, VM/L। क्यों? इसका मान मैक्सिमम तब होगा जब इसका मान 1 होगा। इसका मान मैक्सिमम होगा 1, तो इसका मान होगा मैक्सिमम, उसको हम IM से डिनोट कर रहे हैं। तो IM का मान कितना होगा? VM/L। दिस इज VM/L। ये
तो आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट, इस करंट का महत्तम मान है, वो कितना है, वी एम अपान ओमेगा एल। तो यानी वी एम अपान ओमेगा एल की जगह पर हम इसमें आई एम रख सकते हैं, समीकरण में लिख सकते हैं। तो करंट हो जाएगी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपान 2। ये हो जाएगा करंट का इक्वेशन। वोल्टेज हमने ये दिया, करंट का इक्वेशन ये मिला, ये करंट मिल गई, वोल्टेज ये दिया हमने, करंट ये बह रही है सर्किट में। आई एम का मान कितना होगा हम बता चुके हैं, वेयर आई एम इक्वल टू कितना है, वी एम अपान ओमेगा एल। इस समीकरण को हम दोबारा फिर से आएंगे देखेंगे, पहले तो इसको डिस्कस कर लीजिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी ऐसी परिपथ में वोल्टेज के आरएमएस मान और करंट के आरएमएस मान का अनुपात, अथवा वोल्टेज के मैक्सिमम मान और करंट के मैक्सिमम मान का अनुपात, अथवा वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का अनुपात, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। किसी भी ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने बताया था पिछले वीडियो में, द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाई एनी एसी सर्किट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। ये क्या है, एसी करंट के मार्ग में परिपथ द्वारा उत्पन्न किया गया कुल अवरोध होता है। तो यहाँ से प्रतिबाधा निकाल लीजिए इस रिलेशनशिप से। क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है आई एम इक्वल टू वी एम अपान ओमेगा एल है। तो ये वी एम अपान आई एम निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगी प्रतिबाधा। सो वी एम अपान आई एम यहाँ से निकालिए, कितना आता है इस रिलेशनशिप से वी एम अपान आई एम निकालेंगे, वी एम अपान आई एम, तो इसका मान आएगा ओमेगा एल। तो यहाँ पे जेड का मान कितना आया है, यहाँ पे जेड का मान आया है ओमेगा एल के बराबर, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको कहते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, दी अपोजिशन ऑफर्ड बाई एन इंडक्टर in the path of electric current is called inductive reactance. It is denoted by XL and it is equal to omega L, and omega का मान रख दीजिए 2 पाई एफ, तो हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो ये कॉइल कितना अवरोध उत्पन्न करेगा करंट के मार्ग में, इतना। तो ये इसका मात्रक कितना क्या होता है, मात्रक यूनिट ओम, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली अपोजिशन, ओम होता है। तो ये कितना अवरोध उत्पन्न करेगा, डीसी लगा दीजिए तो फ्रिक्वेंसी का मान 0 हो जाएगा या फिर 0। सो एक्सएल इज 0, एक्सएल इक्वल टू 0 फॉर डीसी जो है उसके मार्ग में ये कोई अवरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि डीसी का मान कांस्टेंट होता है, फ्लक्स का मान। यहाँ कोई ईएमएफ नहीं, नो ईएमएफ नो इंडक्टेंस, कोई इंडक्टेंस नहीं होगा, कोई अवरोध नहीं होगा। तो डीसी के लिए इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है इंडक्टर डीसी के लिए। क्योंकि डीसी में फ्लक्स चेंज नहीं होता है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, तो कोई इंडक्टेंस नहीं होता है। डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट। एसी के लिए डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस वैल्यू कितना है इसका। अधिक इंडक्टेंस वैल्यू होगा तो अवरोध ज़्यादा करेगा, कम इंडक्टेंस वैल्यू है तो अवरोध कम करेगा। दूसरा इस पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होता है। जैसे जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, 50 हर्ट्ज़ है फॉर एग्जांपल, एफ इक्वल टू 50 अवरोध कम करेगा, एफ इक्वल टू 100 हर्ट्ज़ कर दीजिए अवरोध ज़्यादा करेगा। यही वजह है कि फ्रिक्वेंसी का मान हम लोग चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सभी सर्किट में जो इंडक्टेंस वैल्यू है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये चेंज हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होने से क्या है कि करंट जो जाएगी उसमें इस सर्किट में वो चेंज हो जाएगी। करंट का मान कितना हो जाएगा, वी एम अपान ओमेगा एल। ओमेगा एल चेंज होगा तो क्या होगा, करंट चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगी तो इस सर्किट का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी कीप फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। इसीलिए फ्रिक्वेंसी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, एक्सएल चेंज हो जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। ये चेंज हो जाएगा तो करंट चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगी तो पावर टार्क सब चेंज हो जाएंगे।
इसलिए उपकरण का जो परफॉर्मेंस है, उपकरण का जो कार्य है वो प्रभावित हो जाएगा, इसीलिए हम ये कांस्टेंट रखते हैं। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाई एन इंडक्टर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई एक्सएल, इसको हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं। डीसी के लिए इसका मान 0 होता है, एसी के लिए इसका मान 0 नहीं होता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है उसके अनुपात में ये बढ़ता जाता है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन हेयर, हमने यहाँ ये देखा वोल्टेज ये है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट जो है ये I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। करंट को देखिए गौर से, तो ये वोल्टेज से π/2 एंगल से लैग कर रही है, पश्चगामी है। इट इज़ लैगिंग करंट। क्या मिला हमको? हमको मिला ये मिला V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज तो दिया था हमने, दिस इज़ रेफरेंस। इसके सापेक्ष में जो करंट पैदा हुई है सर्किट में वो ये पैदा हुई है करंट। इस करंट को आप गौर से देखिए तो ये दिस इज़ रेफरेंस, प्लस माइनस फाई कुछ नहीं है, तो ये रेफरेंस है। इसका आप देखिए ड्रा कर लीजिए ये वेव डायग्राम वोल्टेज का। जो वोल्टेज दिया गया है ये वोल्टेज दिया गया है, ये अप्लाइड वोल्टेज है। दिस इज़ अप्लाइड वोल्टेज। ये वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज देखिए करंट जो होती है वोल्टेज से π/2 एंगल से लैग करती है। ये जो वोल्टेज है यही वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा, हम बता चुके हैं। यही वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा सेम। तो ये करंट जो है इसमें -π/2 आया है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से π/2 एंगल से लैग करता है, पश्चगामी होता है। तो क्यों पश्चगामी होता है? वाई करंट लैग्स विथ π/2, क्यों लैग करता है? समीकरण में तो आया है -π/2, ये दिख रहा है कि लैग कर रहा है, पश्चगामी है। लेकिन अंदर इसमें हो क्या रहा है ऐसा कि ये पश्चगामी हो रहा है करंट? क्यों लैग करती है करंट? वाई करंट लैग्स। तो इसको समझने के लिए आपको इंडक्टर जो है सर्किट में हो क्या रहा है, जब आप प्लस माइनस लगाते हैं तो ये चार्ज होता है इंडक्टर। तो चार्जिंग के समय जो है हमने आपको बताया था इंडक्टर जब चार्ज होता है तो उसमें जो करंट होती है ऐसे बढ़ती है, ऐसे। ये है चार्जिंग करंट। इसका समीकरण है ऐसा, हमने बताया था I इक्वल टू I1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। ये बताया था चार्जिंग करंट। चार्ज होगा, चार्ज कहाँ तक होगा? यहाँ। उसके बाद वोल्टेज कम होने लगेगा तो वो डिस्चार्ज होगा इंडक्टर। तो देखिए उसकी करंट कैसे होती है डिस्चार्जिंग के समय, ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इंडक्टर की डिस्चार्जिंग करंट हमने बताया था I इक्वल टू e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व होता है। चार्जिंग करंट होती है एक्सपोनेंशियली राइजिंग और डिस्चार्जिंग करंट होती है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ऐसे डिस्चार्ज होता है इंडक्टर। देखिए तो ये चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो चार्ज होते समय देखिए करंट कैसे बढ़ेगी इंडक्टर में। ये करंट है इंडक्टर में, जो करंट इसमें जो जा रही है IL हमने डिनोट किया है। चार्जिंग के समय देखिए ये राइज कर रही है। कब तक राइज करेगी? यहाँ तक। ये π/2 है, दिस इज π/2। ये पाई है, ये मार्क कर लीजिए, यहाँ पे निशान बना लीजिए। ये क्या है? ये 3π/2 है। ये क्या है? 2π है। π/2 के अंतर पे हम ये लाइनें खींच रहे हैं। ये देखिए फिर से ये लाइन देखिए, फिर से π/2 आगे बढ़ा दिया, फिर से π/2 आगे बढ़ा दिया। ये और ये। तो पहले करंट देख लीजिए, चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ, ये ऐसे डिस्चार्ज हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर ये जब करंट अपनी डायरेक्शन वोल्टेज जब वोल्टेज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वोल्टेज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा कैसे? माइनस से प्लस जाएगा, ये प्लस ये माइनस। पहले ये प्लस था, ये माइनस था, अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अभी चेंज हो गया, ये माइनस जा रहा है इधर की तरफ, तो करंट अब इधर की तरफ चार्ज होगी। इंडक्टर चार्ज होगा उल्टा डायरेक्शन में।
उस दिशा में चार्ज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज हुआ। उसके बाद यहाँ के बाद फिर डिस्चार्ज होगा इंडक्टर, ये इंडक्टर फिर डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद वोल्टेज फिर से प्लस माइनस हुआ, चेंज हो गया ये प्लस माइनस, तो इंडक्टर फिर से चार्ज होगा। देखिए चार्जिंग करंट ऐसे जाती है ना एक्सपोनेंशियली, फिर डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है फिर से वोल्टेज माइनस गया तो फिर से इधर चार्ज हुआ, फिर से वोल्टेज जीरो गया तो फिर से यहाँ से डिस्चार्ज हुआ। तो ये करंट देखिए, करंट इस प्रकार से हो रही है। अब देखिए वोल्टेज जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, जिसको हमने यहाँ VL से डिनोट किया है, दिस इज VL, ये VL है इक्वल टू VL। ये इसको देखिए, ये देखिए ऐसे चार्जिंग के समय एक्सपोनेंशियली घटता है। VL इक्वल टू VE⁻⁻t/τ, ये ऐसे घटेगा। और उसके बाद जब डिस्चार्ज होगा तो होगा VL इक्वल टू -VE⁻⁻t/τ, ये। तो देखिए ये यहाँ पे घट रहा है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, यहाँ घटा, ये यहाँ तो चार्जिंग के समय ऐसा हो रहा है, डिस्चार्जिंग के समय इधर, फिर ये जो माइनस में गया तो फिर से इधर घटेगा, ये चार्जिंग के समय ऐसे घटेगा, डिस्चार्जिंग के समय ऐसे घटेगा। उसके बाद फिर वोल्टेज धन गया तो फिर ये ऐसे घटेगा चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय फिर ऐसे ये घटेगा इस तरह से यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये देखिए फिर घट रहा है। तो ये वोल्टेज इस प्रकार से अपना चेंज कर रहा है। तो वोल्टेज जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसको आप देखिए, और करंट जो बह रही है इंडक्टर में उसको देखिए। कोई पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया वोल्टेज को रेफरेंस मानते हुए। वोल्टेज जीरो है, वहाँ से मान लीजिए यहाँ जीरो है। इसके सापेक्ष में देखिए वोल्टेज जा रहा है ये पॉजिटिव हाफ में। इसके सापेक्ष में देखिए करंट जा रही है π/2 एंगल बाद जीरो हो रही है। वोल्टेज जीरो हुआ यहाँ पे, करंट जीरो हुआ π/2 एंगल बाद। तो इसके बीच में कलांतर कितना है, इसके बीच में जीरो होने में कलांतर है π/2। हु इज़ गेटिंग जीरो वैल्यू अर्लियर, वोल्टेज जीरो वैल्यू पहले प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए ये लीडिंग है। करंट जीरो वैल्यू को बाद में प्राप्त कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये लैगिंग है। और एंगल कितना है ये हम बता चुके हैं, ये π/2। तो ये π/2 एंगल से या 90 डिग्री के एंगल से क्यों लैग करती है करंट, ये आप समझा सकते हैं इनके चार्जिंग डिस्चार्जिंग से। वोल्टेज और करंट का आप जब वेव डायग्राम ड्रा करेंगे, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर में बहने वाली करंट को जब आप वेव डायग्राम ड्रा करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि वोल्टेज से करंट जो है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उसके क्रॉस और उसमें जो करंट बहती है, उनके बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, करंट 90 डिग्री से लैग करता है। इसी वजह से करंट जो होती है इंडक्टर में वो π/2 एंगल से लैग करती है। दैट इज़ वाई करंट लैग्स विथ π/2 एंगल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोल्टेज ये, करंट ये। तो इसी वजह से देखिए आप जो वेव डायग्राम ड्रा करते हैं V = Vm sin ωt, और ये करंट जो है ये दिखाते हैं, तो ये आप π/2 एंगल से लैग क्यों दिखाते हैं, ये पश्चिगामी क्यों होता है। I = Im sin ωt के बाद में -π/2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हो रहा है सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, फिर एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में ये घटना होती रहती है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये होता है, इस वजह से करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से पश्चिगामी होती है। अब यहाँ पे ये तो बन गया इक्वेशन। अगर आपको कहा जाए फेजर डायग्राम ड्रा करिए तो कैसे बनाएंगे। V आरएमएस वैल्यू ले लिया, करंट को आरएमएस वैल्यू ले लिया, एंगल कितना है π/2, इससे लैग करा दीजिए, बन गया फेजर डायग्राम। मैक्सिमम वैल्यू लेके अगर ड्रा करनी है तो Vm ले लीजिए, इधर Im ले लीजिए, एंगल π/2। फेजर में कोई अंतर नहीं होगा, केवल ये फेजर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। दिस फेजर इज़ लॉन्गर देन दिस फेजर। सो इस वजह से करंट जो है इंडक्टर में लैग करती है। तो अब वेव डायग्राम ड्रा करते हैं हम। तो वेव डायग्राम अभी ड्रा कर चुके हैं। ये वोल्टेज, ये करंट। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, V = Vm sin ωt था।
करंट का इक्वेशन क्या था, इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था। ये करंट को पाई बाई 2 एंगल से लैग करता हुआ दिखा दीजिए, पश्चगामी, ये एंगल पश्चगामी से, ये इसको पीछे ले जाएंगे 0 पे। दिस इज दी कर्व फॉर करंट। ये देखिए, ये वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये करंट है, करंट इज लैगिंग। आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपान 2 एंड वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये बन गया करंट लैग्स वोल्टेज v बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री या पाई बाई 2, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट में वेव डायग्राम बन गया वोल्टेज करंट का। पावर कर्व खींच लीजिए इसी पे, कैसे, v स्मॉल लेटर में, i स्मॉल लेटर में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहीं पे लिख लीजिए p इंस्टेंटेनियस। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पावर कर्व क्या होता है, इट इज़ दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो पावर कर्व कैसे निकालते हैं, पावर इज़ पॉजिटिव if voltage is positive and current is positive, power is negative if this is negative, this is plus, this is positive, power is negative if it is positive and it is negative, power is positive if it is minus, if it is minus। ये आपको मालूम है पावर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का गुणनफल होता है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था पावर कर्व कैसे ड्रा करते हैं, और ये भी बताया था कि P, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये 0 होता है, इट इज़ 0 इफ इट P 0 व्हेन V इक्वल टू 0, P इंस्टेंटेनियस इज 0 व्हेन I इक्वल टू 0, P इंस्टेंटेनियस इज 0 व्हेन V इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू 0। तो ये जहाँ जहाँ वोल्टेज या करंट 0 हो रहे हैं वहाँ मार्क कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पावर 0 होगी। क्यों? क्योंकि पावर वोल्टेज और करंट का गुणनफल है, तो वोल्टेज अगर 0 है तो पावर 0 होगी, वो करंट अगर 0 है तो भी पावर 0 होगी। अगर वोल्टेज और करंट दोनों 0 हैं तो पावर 0 होगी। तो देखिए पावर कहाँ कहाँ 0 होगी, यहाँ पावर 0 होगी दिस पॉइंट, 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 यहाँ पावर 0 होगी दिस पॉइंट। ये बिंदुओं पे पावर का मान 0 होगा। बाकी बीच में क्या होगा, ये क्या है बिंदु, ये 0 है, ये क्या है, ये पाई अपान 2 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 3 पाई अपान 2 है, ये क्या है, 2 पाई है। ये तो 0 से पाई अपान 2 के बीच में कर्व कैसा होगा, 0 से पाई अपान 2 के बीच में पहले तो देख लीजिए वोल्टेज का कर्व कैसा है। ये वोल्टेज का कर्व ब्लू कलर का है, ये कर्व है। करंट का कर्व कैसा है, ये रेड कलर का है, दिस कर्व, ये करंट का कर्व है। तो 0 से पाई अपान 2 के बीच में देखिए, दिस इज पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव है, धनात्मक, करंट निगेटिव है। तो धन और ऋण का गुणा क्या होगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इफ V इज पॉजिटिव एंड I इज निगेटिव, तो ये सिचुएशन बन रही है, तो पावर क्या होगी, निगेटिव। तो पावर कर्व निगेटिव होगी, लेकिन साइन का गुणा है, ये साइनोसाइडल है, साइन ओमेगा टी, ये VM साइन ओमेगा टी है, ये क्या है, ये है IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपान 2 है, I इक्वल टू, ये है V इक्वल टू। तो साइन और साइन का गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर कर्व होगा। तो ये कर्व देखिए ऋणात्मक दिशा में बनेगा, साइन स्क्वायर कर्व ऐसा, ये है पावर कर्व है, दिस इज पावर कर्व, P कर्व, दिस इज पावर कर्व। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। पाई अपान 2 से पाई के बीच में देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में, पाई अपान 2 से पाई के बीच में देखिए वोल्टेज क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है, V इज पॉजिटिव। करंट देखिए, करंट जो है यहाँ से पाई अपान 2 से पाई के बीच में ये भी पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का गुणनफल क्या होता है ये अभी हम बता चुके हैं, इट इज़ पॉजिटिव। सो पावर कर्व इज साइन स्क्वायर कर्व एंड इट इज़ पॉजिटिव। ये बन गया, ये वाला कर्व बन गया, ये है पावर कर्व, दिस इज पावर कर्व। ये है पी इंस्टेंटेनियस, यहाँ तक हो गया। पाई से 3π/2 के बीच में देखिए, पाई से 3π/2 के बीच में वोल्टेज माइनस है, निगेटिव, करंट प्लस है। वोल्टेज माइनस, करंट प्लस, तो गुणनफल क्या होगा, माइनस। तो पावर देखिए माइनस माइनस, ये बन गया पावर कर्व, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद 3π/2 से 2π के बीच में देखिए वोल्टेज इज माइनस, करंट इज आल्सो माइनस। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, ये आपको बता चुके हैं। तो ये प्लस हो गया पावर। तो ये देखिए ये पावर कर्व है। पावर कर्व में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है। वोल्टेज ने एक साइकिल यहाँ पूरा किया, पावर कर्व ने एक साइकिल यहीं पूरा कर लिया, यहाँ तक में 2 साइकिल पूरा कर लिया। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ पावर कर्व इज़ 2f, फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इज f, डबल फ्रिक्वेंसी का है पावर कर्व। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये पॉजिटिव पावर जितना है उतना ही निगेटिव पावर है, फिर पॉजिटिव पावर जितना है उतना ही निगेटिव पावर है। जो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर का मतलब पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब। ये इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर पावर ले रहा है, इधर एब्जॉर्ब हो रही है पावर, यहाँ पे एब्जॉर्ब। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डोमेन से एक दिशा में हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, ये पावर एब्जॉर्ब होने का मतलब है। पावर एब्जॉर्ब होगा तो मैग्नेटिक डोमेन से एक दिशा में होंगे। और ये माइनस, माइनस एरिया जो है, इसका मतलब पावर रिटर्न हो रही है, पावर रिटर्न, पावर रिटर्न हो रही है। मतलब ये एब्जॉर्ब जो पावर हुई थी ये वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। डिस्चार्ज होगा तो रिटर्न होगा, रिटर्न होगा तो ये मैग्नेटिक डोमेन जो अलाइन हुए थे ये डी अलाइन होंगे। डी अलाइन मतलब ऐसे होंगे, ऐसे। फिर क्या होगा, विपरीत दिशा में फिर चार्ज होगा, ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चार्ज होगा, फिर पावर एब्जॉर्ब होगी ये। फिर विपरीत दिशा में फिर क्या होगा, डी अलाइन होंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। अमाउंट ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड एंड अमाउंट ऑफ पावर रिटर्न इट इज़ इक्वल। ये देखिए एरिया इक्वल है, पावर एब्जॉर्ब जितना हुआ उतना रिटर्न हुआ, फिर जितना एब्जॉर्ब हुआ फिर उतना रिटर्न हुआ। तो ये एब्जॉर्ब और रिटर्न बराबर होगा, तो एब्जॉर्ब और रिटर्न जो होगा बराबर होगा, तो यही है रिएक्टिव पावर। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर क्यों है, क्योंकि जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये पावर का फ्लो होगा इधर, और जब रिटर्न होगा तो पावर का फ्लो होगा इधर। सो पावर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ, इट रिएक्ट्स ऑन इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। ये अपने पे ही रिएक्ट करता है, आगे पीछे फ्लो करती है पावर, इसीलिए इसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। आगे पीछे क्यों फ्लो करती है, जब इंडक्टर चार्ज होता है तो पावर को लेता है, जब डिस्चार्ज होता है पावर रिटर्न कर देता है। जितना पावर एब्जॉर्ब करता है उतनी पावर रिटर्न कर देता है, अगर ये आइडियल इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है तो एरिया देह बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए π/2, ये π/2 पे जो है क्रॉस कर रहा है, इसीलिए ये एरिया और ये एरिया बराबर है। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया इज इक्वल। अब पावर के लिए हम लोग निकाल लेते हैं फार्मूला। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या है, वोल्टेज का मान चेंज हो रहा है, V = Vm sin ωt है। करंट का मान क्या है, I = Im sin ωt माइनस फाई है। यहाँ फाई का मान कितना है, π/2 ये, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, करंट लैग कर रही है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर पहले निकाल लीजिए, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज स्मॉल v इंटू स्मॉल i, गुणनफल हो जाएगा किसी समय वोल्टेज और उस समय करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, वो होगी इंस्टेंटेनियस पावर। तात्क्षणिक पावर कितनी होगी, स्मॉल v इंटू स्मॉल i।
इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है। इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक, किसी क्षण पे। तो ये वी एम आई एम बाहर ले लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस माइनस। ये है तात्क्षणिक पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी अपॉन 2, माइनस यहाँ रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसको ये माइनस है, दिस इज माइनस, यहाँ माइनस रहेगा। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू दिस माइनस बी एम आई एम अपॉन 2 इंटू दिस। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 साइन ए कास ए का फॉर्म है तो साइन 2a हो जाएगा। सो ये पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस बी एम आई एम अपॉन 2 या बी एम अपॉन रूट 2 इंटू आई एम अपॉन रूट 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ये हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो एवरेज पावर क्या होगा, पी एवरेज होगा वी एम आई एम अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 2 ओमेगा टी। ये माइनस भी है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 पाई। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, डी ओमेगा टी के सापेक्ष में समाकलन कर देंगे और 1/2 पाई से भाग दे देंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व अपॉन बेस लेंथ। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फुल साइकिल के लिए 2 पाई 0 से, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, अपॉन बेस लेंथ कितना है एक साइकिल के लिए 2 पाई, ये भाग दे देंगे 2 पाई से। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, नियत है, बाहर आ जाएगा। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसमें जब लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई के बीच में तो ये फंक्शन का मान हो जाएगा 0, इट बिकम्स 0। तो यहाँ पे आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एवरेज पावर जो आती है इस सर्किट में उसका मान आता है 0, पी एवरेज इज 0। एवरेज पावर यहाँ 0 है का मतलब है कोई भी एक्टिव पावर नहीं है, देयर इज़ नो एक्टिव पावर इन दिस सर्किट। तो कैलकुलेशन तो अभी हम कर ही चुके हैं, उसको आप देख लीजिए इस फार्मूले से भी। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने ये चीज़ें देखा है, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट लैग कर रही है साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 से, पाई अपॉन 2 एंगल से लैग कर रही है। फेजर डायग्राम ड्रा किया था हमने, दिस इज बी, दिस इज आई, दिस इज पाई अपॉन 2। कालांतर कितना आया है, फाई का मान आया है पाई अपॉन 2। पावर फैक्टर निकाल लीजिए, कॉस फाई का मान कितना आएगा 0। यहाँ 0 आएगा लेकिन लिखना पड़ेगा लैगिंग, पश्चगामी है, पश्चगामी। कैसे पता चला, बिकॉज करंट इज लैगिंग। करंट लैग करता है तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है, करंट लीड करता है तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो यहाँ पावर फैक्टर का मान है 0। तीनों पावर कैलकुलेट कर लीजिए, हमने बताया था अपरेंट पावर का मान, अपरेंट पावर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यस से, वो कितना होता है, बी आई होता है। ये यहाँ पे किसी भी सर्किट में अपरेंट पावर बी आई ही होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा एक्टिव पावर कितनी होगी, एक्टिव पावर जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं उसका मान होता है बी आई कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई का मान 0 है तो यहाँ पे कॉस फाई का मान 0 रखेंगे तो एक्टिव पावर P का मान आएगा 0, यानी सर्किट में कोई एक्टिव पावर नहीं है। तीसरी बात यह है रिएक्टिव पावर कितनी होगी सर्किट में, रिएक्टिव पावर जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं वो होता है बी आई साइन फाई। कॉस फाई का मान 0 है तो साइन फाई का मान 1 होगा, क्योंकि फाई का मान पाई बाई 2 है तो साइन फाई का मान कितना होगा, 1 होगा। सो रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू वी आई। तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिएक्टिव पावर जो है वो अपरेंट पावर के बराबर है, S इक्वल टू Q एंड P इक्वल टू 0। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो एक्टिव पावर। यहाँ इस सर्किट में कोई एक्टिव पावर नहीं है, इसका मतलब कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है इस सर्किट में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पावर एब्जॉर्ब
एंड पावर रिटर्न दे आर इक्वल। जितना पावर एब्जॉर्ब करता है इंडक्टर चार्जिंग के समय, उतनी पावर वो डिस्चार्जिंग के समय पूरी लौटा देता है। तो कोई यूज़फुल वर्क नहीं होता है, कोई उसका कन्वर्जन नहीं होता है, ना तो मैकेनिकल एनर्जी में, ना हीट एनर्जी में, ना लाइट एनर्जी में। सो देयर इज़ नो यूज़फुल वर्क। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो एक्टिव पावर। कोई एक्टिव पावर इस सर्किट में नहीं होती है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ध्यान रखिए, पावर फैक्टर 0 होता है, लैगिंग होती है, करंट 90 डिग्री से लैग करती है। ये सारी बातें यहाँ याद करने लायक हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए। रिएक्टिव पावर फुल होती है, मैक्सिमम। इसको देखिए, जो हम एनालॉगी दे रहे थे पिछले वीडियोस में जब पावर डिस्कस कर रहे थे, तो एपरेंट पावर क्या है, ये है कुल, ये है एपरेंट पावर। और एक्टिव पावर क्या होता है, जो यूज़फुल होता है, ये हमने बताया था। ये एक्टिव पावर हमने बताया था, और जो यूज़फुल नहीं है वो रिएक्टिव पावर हमने बताया था। ये भाग बताया था रिएक्टिव है, ये भाग हमने बताया था एक्टिव है। लेकिन इस सर्किट में, इस केस में एक्टिव पार्ट 0 है, मतलब ये भाग 0 है। अगर ये भाग 0 है तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट प्रेजेंट। तो क्या प्रेजेंट है, ये पूरा प्रेजेंट है यहाँ तक। तो क्या प्रेजेंट है, पूरा फॉर्म, देयर इज़ फॉर्म, पूरे में यहाँ पे यही फॉर्म प्रेजेंट है। नो बियर, नो जूस। ये भी जो भी यूज़फुल है, ये अगर जूस है तो जूस नहीं प्रेजेंट है, अगर बियर है तो बियर नहीं प्रेजेंट है। सो दिस होल पार्ट इज दिस पार्ट रिएक्टिव। इसको 0 कर दीजिए, दिस पार्ट इज 0। तो ये KVAR कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, नीचे तक। तो ये पूरे भाग में ये है। सो देर इज़ नो यूज़फुल वर्क, देर इज़ नथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर अस। तो ये पूरा का पूरा ये इसमें फोएम होगा, कोई भी पार्ट इसमें बियर नहीं होगा, कोई भी पार्ट इसमें जूस नहीं होगा। ये भाग जो जिसको हमने रिएक्टिव कहा था, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो भाग पूरा होगा। और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो KVA या अपरेंट पावर वो किसके बराबर होगा, KVAR या रिएक्टिव पावर के बराबर होगा। इसको अगर इस एनालॉगी में देखें तो हमने क्या बताया था, एक्टिव पावर के करस्पॉन्डिंग हमने बताया था कि इसमें चिप्स का भाग जो है, और रिएक्टिव पावर के करस्पॉन्डिंग हमने बताया था एयर जो है। लेकिन इस तरह का अगर सर्किट होगा तो यहाँ पूरा एयर ही एयर होगा, इसमें कोई चिप्स नहीं है, देयर इज़ नो चिप्स, पूरा एयर, फुल एयर। ऐसा हम डिज़ायरेबल नहीं मानते हैं, ऐसा हम सिचुएशन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो पे किया है इसके लिए, ये पे किया है हमने 10 रुपये का अगर पैकेट ख़रीदा है, तो इसके लिए ख़रीदा है कि इसमें चिप्स होगा, बट यहाँ कुछ नहीं है, कोई चिप्स नहीं है, पूरा एयर भरा हुआ है। तो ये है इस तरह के सर्किट का एग्जाम्पल। कोई उपयोगी वर्क नहीं होगा, पूरी की पावर जो होगी, आपने जो भी पैसा खर्च किया है इसमें, वो सब पूरी की पूरी पावर जो है अनयूटिलाइज रह जाएगी। सो होल पावर इज़ रिएक्टिव। यहाँ आपने पैसा पे किया है 1000 रुपया इस पैक के लिए। अगर ये पैक देखिए इतना बड़ा है, होना चाहिए, तो इसमें आपने जो 1000 रुपया पे किया है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ये है, ये है ही नहीं है। जो आपके लिए उपयोगी पार्ट है वो है ही नहीं है। क्या है, पूरा ये भाग है, इसमें ये फोम से भरा हुआ है ग्लास। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इट इज़ अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल। तो हम चाहते हैं कि एक्टिव पार्ट ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा उल्टा है, यहाँ तो सब रिएक्टिव पार्ट ज़्यादा है। सो ये इस सर्किट का देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद करने वाली है वो ये है कि करंट लैग करती है π/2 से। क्यों लैग करती है, हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो क्रिया है, वहाँ से ये बात आई है। करंट लैग करती है π/2 एंगल से, cos φ जो होता है 0 होता है। एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर बराबर होते हैं, कोई एक्टिव पावर नहीं होती है। पावर फैक्टर 0 होता है, लैगिंग होता है, पश्चगामी। ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सर्किट में रहेगा प्योर इंडक्टर तो क्या प्रयास करेगा, जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा उसके हिसाब से ये करंट को लैग कराता रहेगा हमेशा। ये प्रयास इसका प्रयास यही रहेगा। हमेशा इंडक्टर यही प्रयास करता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करे, पश्चगामी हो। तो ये अपने प्रयास में कितना सफल होता है, ये डिपेंड करता है इसके इंडक्टेंस वैल्यू पे, और इस पे भी डिपेंड करता है कि सर्किट में R और C जो हैं उनका मान क्या है। अगर ये है नहीं है प्रेजेंट, तो ये अपना पूरा असर दिखाएगा, यही करेगा जो ये करना चाहता है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट हैं, इसका मान ज़्यादा होगा, तो ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा।
ये प्रेजेंट है, अगर इसका मान ज़्यादा है तो ये भी अपना बिहेवियर दिखाएगा ज़्यादा सर्किट पे, लेकिन अगर इसका मान बहुत ज़्यादा है इन दोनों से तो ये अपना बिहेवियर ज़्यादा दिखाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि सर्किट में कौन अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, बट इंडक्टर ऑलवेज ट्राइज टू लैग करंट विथ 90 डिग्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।